शव यात्रा। छमारम के गांव में बलहारों का एक परिवार था जो जोहड़ के पार रहता था। छमारों और बलहारों के बीच एक सीमा रेखा की तरह था जोहड़। बरसात के दिनों में जब जोहड़ पानी से भर जाता था तब बलहारों का संपर्क गांव से एकदम कट जाता था। बाकी समय में पानी कम हो जाने से किसी तरह वो पार करके गांव पहुंचते थे, यानी बलहारों के गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता बनाने की ज़रूरत कभी किसी ने महसूस ही नहीं की थी। जब किसी छमार को उनकी ज़रूरत पड़ती तो जोहड़ के किनारे खड़े होकर आवाज़ लगा देता। जोहड़ इतना बड़ा भी नहीं था कि बलहारों तक आवाज़ ही न पहुँचे। आवाज़ सुनकर वो बाहर आ जाते थे। परिवार में सिर्फ 2 जन ही रह गए थे, सुरजा जिसकी उम्र ढल चुकी थी और उसकी बेटी संतो जो शादी के तीसरे साल में ही विधवा होकर मायके लौट आई थी। सुरजा की घरवाली को मरे भी 3 साल हो गए थे। घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियां संतो ने संभाल रखी थी। सुरजा वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो चला था, उसे सूझता भी कम था, लेकिन फिर भी गांव के छोटे मोटे काम वह कर ही देता था। सुरजा का एक बेटा भी था जो 10-12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था। कुछ साल इधर उधर भटकने के बाद उसे रेलवे में नौकरी लग गई थी। इस नौकरी ने ही उसे पढ़ने लिखने की ओर आकर्षित किया था। इसी तरह उसने हाई स्कूल करके तकनीकी प्रशिक्षण लिया और रेलवे में ही फिटर हो गया था। नाम था कल्लू, जो अब कल्लन हो गया था। जब संतो की शादी हुई थी, सारा खर्च कल्लन ने ही उठाया था। सुरजा के पास तो फूटी कोठी भी नहीं थी। कल्लन की शादी भी रेलवे कॉलोनी में ही हो गई थी। उसके ससुर भी रेलवे में ही थे। उसे पढ़ी लिखी पत्नी मिली थी, जिसके कारण उसके रहने सहन में फ़र्क आ गया था। उसके जीवन का ठर्रा ही बदल गया था। गांव वह यदाकदा ही आता था, लेकिन जब भी वह गांव आता, छमार उसे अजीब सी नज़रों से देखते थे। कल्लू से कल्लन हो जाने को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी दृष्टि में वह अभी भी बलहार ही था, समाज व्यवस्था में सबसे नीचे, यानी अछूतों में भी अछूत। गांव में वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। परिवार के बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह दो घड़ी बतिया सके। गांव के पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते थे। आखिर वह था तो बलहार ही, जोहड़ पार रहने वाला। गांव वाले उसे कल्लू बलहार की कहकर बुलाते थे। उसे एक संबोधन अच्छा नहीं लगता था। नश्तर की तरह उसे भींद कर हीन भावना से भर देता था। इस बार वह काफ़ी दिन बाद गांव आया था। उसने आते ही सुरजा से कहा, बापू मेरे साथ दिल्ली चलो, सरकारी मकान में सब एक साथ रख लेंगे ना बेटे। इब आखिरी वक्त में यो घाव क्यों छुड़वावे। पुरखों ने हम आंखें किसी जमाने में ठहरा ढाला था, यही मर गप गई। इसी माटी में इस जोकट की डांग पे रह के जिनकी काट दी, जब कहाँ जाएंगे। सुरजा ने आंगों मिचा कर अपने मन की बात कही थी, जैसे अतीत में वह कुछ ढूंढ रहा था। कल्लन ने संतों की ओर देखा। वह तो चाहती थी इस जहालत में छुटकारे मिले, लेकिन बापू की बात काटने का उसमें न कभी पहले हौसला था, न अब है। बस चुपचाप बैठकर पैर के अंगूठे से मिट्टी खुरदने लगी थी, जैसे उसका सोच उसे कहीं बहुत दूर ले जा रहा था, जहाँ दूर दूर तक भी कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता था। कल्लन ने जोर देकर कहा, बापू यहाँ ना तो इज्जत है ना रोटी। छमारों की नज़र में भी हम सिर्फ बलहार हैं।
यहाँ तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। मेरे बच्चे हम आना नहीं चाहते, उन्हें हम अच्छा ही नहीं लगता। उसकी बात बीच में ही कटकर सुरजा बोला, तो बेटो हिया मत आया कर, मारी तो खट जागी इसी तरह। बस संतों की फिक्र है, यो अकेली रह जागी। यो टूटा फूटा घर भी शायद अगली बारिश न देख पावे। तुझे जो मारी चिंता है तो तू इस घर का पक्का बनावत है। सुरजा के मन में वह बात कई बार आई थी, लेकिन कह नहीं पाया था। आज मौका पाकर कह दिया, बापू मेरे पास जो 2-4 पैसे हैं उन्हें यहाँ लगाकर क्या होंगे। आपके बाद मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, संदो मेरे साथ दिल्ली चली जाएगी। कलन ने साफ साफ कह दिया। सुनते ही सुरजा भड़क गया, उसके मुंह से गालियाँ फूटने लगी। चिल्लाकर बोला, तू मेरे मरने की इंतज़ार भी क्यों करे है? इसे आज ही ले जा, और हाँ, अपनों पैसों की धौंस मुझे ना दिखा। अपने धौरों रख। जहाँ इतनी खटकी है, आंखें भी खट ही जागी। उन दोनों के बीच जैसे अचानक संवाद सूत्र बिखर गए थे। खामोशी उनके इर्द गिर्द फैल गई थी। सुबह होते ही कलन दिल्ली चला गया था। पैसे को बंदोबस्त करके वह हफ्ते भर में लौट आया था। साथ में पत्नी सरोज और 10 साल की बेटी सलोनी भी आई थी। बेटों को वो उसकी ननिहाल में छोड़कर आ गए थे। कलन ने आते ही बापू से कहा, किसी मिस्त्री से बात करो, कल ईंटों का ट्रक आ जाएगा। सुनते ही सुरजा की आंखों में चमक आ गई थी। उसे कलन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन कलन ने उसे विश्वास दिला दिया था। वह उसी वक्त मिस्त्री की तलाश में निकल पड़ा था। गांव में ज़्यादातर मकान सूरतराम ठेकेदार ने बनाई थे। सुरजा उसी के पास पहुंचा। ठेकेदार जी, मारा भी एक मकान बना दो। सूरतराम ने पहले तो सुरजा को ऊपर से नीचे तक देखा। तन पर ठंग का कपड़ा नहीं और चला है पक्का मकान बनवाने। सूरतराम जल्दी में था, उसे कहीं जाना था। उसे हंसकर सुरजा को ठाल दिया, आज तो टाइम ना है, फिर बात करेंगे। सुरजा ने हार नहीं मानी। सुबह ही वह मुँह अंधेरे निकल पड़ा था। पास के गांव में साबिर मिस्त्री था, पुराना कारीगर। सुरजा ने उसे अपने आने का मकसद बताया। साबिर मान गया था। ठीक है, मैं कल आके देख लूँगा, अपना मेहनत थाना पहचान लूँगा। ठीक है मिस्त्री जी, कल आ जाओ, चौखट पे ही हमारा घर है। सुरजा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। लौटते समय उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कमजोर शरीर में भी जैसे स्फूर्ति भर गई थी। जब तक वह लौटकर घर पहुंचा, ईंट आ चुकी थी। लाल लाल ईंटों को देखकर सुरजा अपनी थकावट भूल गया था। वह उल्लास से भर उठा था। उससे ऐसी खुशी इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। चौखट पर ईंट उतरती देखना गांव के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पूरे गांव में जैसे भूचाल आ गया था। गांव के कई लोग चौखट के किनारे इकट्ठे थे। रामजीलाल कीर्तन सभा का प्रधान था। रविदास जयंती पर रात भर कीर्तन चलता था। भीड़ में वह भी खड़ा था। जब उससे कहा नहीं गया तो चिल्लाकर बोला, अब ओ सुरजा, यो ईंटो कौन लाया है? सुरजा ने उत्साहित होकर कहा, अजीब, बस मारा कलन पक्का घर बनवा रिया है। रामजीलाल की आंखें फटी रह गई। अपने भीतर उड़ते ईर्ष्या द्वेष को दबाकर उसने कहा, यूँ तो चौकी बात है सुरजा, पर पक्का मकान बनवाने से पहले प्रधान जी से तो पूछ लिया था या नहीं? रामजीलाल की बात तीर की तरह सुरजा के सीने में उतर गई। उसने लगा जैसे कोई सूतघोर साहू कर सामने खड़ा धमकी दे रहा है। गुस्से पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए सुरजा घुराया, प्रधान से क्या पूछना, फिर भी पूछ तो लेना चाहिए था, कहकर रामजीलाल तो चला गया, लेकिन सुरजा को संशय में ढाल गया था। रामजीलाल सीधा प्रधान के पास पहुंचा।
चौखट पार के हालत नामक मिर्ची लगाकर उसने प्रधान बलराम सिंह के सामने रखी। बलराम सिंह ने उसे वक्त कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर हिलाकर मूंछों पर हाथ फेरता रहा। प्रधान भी घात था, वह रामजीलाल की फितरत से वाकिफ था। उसके चले जाने के बाद वह कुछ गमगीन सा हो गया था। सुरजा बल्हार पक्का मकान बनवा रहा है, ये बात उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। वैसे भी सुरजा गाँव के लिए अब उतना उपयोगी नहीं था। एक खबर पूरे गांव में फैल गई थी, चौखट पार बल्हारों का पक्का मकान बन रहा है, रेलवे की कमाई है, ईंधों का ट्रक आ गया है, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिये आ रहे हैं। बात फैलते फैलते इतनी फैल गई कि मकान नहीं, गांव की छाती पर हवेली बनेगी। गेट की दरवाज़ों के लिए सागौन की लकड़ी आ रही है। सुना है रंगीन संगमरमर के टाइल भी आ रहे हैं। जितने मुँह उतनी बातें। अगले दिन सुबह की प्रधान का आदमी आ धमका था चौखट के किनारे। सुरजा को मन मार के उसके साथ जाना पड़ा। सुरजा को देखते ही बलराम सिंह चीखा, आंधी में 4 पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया। बल्हारों को यहाँ इसलिए नहीं बसाया था कि हमारे छाती पर हवेली खड़ी करेंगे। वह ज़मीन जिस पर तुम रहते हो हमारे बाप दादों की है। जिस हाल में हो रहते रहो, किसी को एतराज नहीं होगा। सिर उठा के घटा होने की कोशिश करेंगे तो गांव से बाहर कर देंगे। बलराम सिंह का एक एक शब्द बुझे तीर की तरह सुरजा के जिस्म को छलनी कर गया था। सुरजा की आंखों के सामने जितनी जिंदगी के गट्ठे मीठे दिन नाचने लगे, जैसे कल ही की बात हो। क्या नहीं किया सुरजा ने इस गांव के लिए, और बलराम चुनाव के दिनों के एक एक वोट के लिए कैसी मिन्नतें करते था। तब सुरजा बल्हार नहीं, सुरजा ताऊ को जाता था। सुरजा ने एक सर्दी सांस छोड़ी, बिना कोई जवाब दिए वापस चल दिया। बलराम सिंह ने आवाज़ देकर रोकना चाहा, लेकिन वह रुका नहीं। बलराम सिंह की चीख अब गलियों से बदल गई, जो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। घर पहुंचते की सुरजा ने कलन से कहा, तू सच कहवा दे कल्लू, यो घाव रहने लायक न है। उसकी लंबी मूंछें गुस्से में फड़फड़ा रही थी, आंगों के कोर भीगे हुए थे। बापू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये ईंधन तो कोई भी खरीद लेगा, ये मकान बनने नहीं देंगे। कलन ने सुरजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरजा ने भी जिद पकड़ ली थी। वह झुकेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसने मन ही मन दोहराया, ना बेटो, मकान तो इब बनावेंगे, बन के रहेगा, जान दे दूंगा, पर ये गांव छोड़ के न जाऊंगा। सुरजा ने गहरे आत्मविश्वास से कहा। कलन अजीब सी दुविधा में फंस गया था। भावावेश में आकर वह ईंधन तो ले आया था, पर घाव की हालत देखकर उसे डर लग रहा था, कहीं कोई भावेला न उठ खड़ा हो। पत्नी सरोज और बेटी सलोनी साथ आ गई थे, लेकिन सलोनी को यहाँ आते ही बुखार हो गया था। सरोज के पास जो 2-4 गोलियां थी वो दे दी थी सलोनी को, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ था। सरोज का मन घबरा रहा था, वह लगातार कलन से जाने की जिद कर रही थी। बेकार यहाँ मकान पर पैसा लग रहे हो, संदो हमारे संग रहेंगी, बापू को समझाओ। लेकिन कलन सुरजा को समझाने में असमर्थ था। उसने सरोज से कहा, अब आखिरी वक्त में बापू का जी दुखाना क्या ठीक होगा। सरोज चुप हो गई थी। सुरजा ने रात भर जाकर ईंधों की रखवाली की थी, एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकी थी। सुबह होते ही वह साबिर मिस्त्री को बुलाने चल दिया था। सुरजा को डर था, कहीं कोई उसे उल्टी सीधी पट्टी न पड़े दे। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं था। सलोनी का बुखार कम नहीं हो रहा था। सरोज ने कलन से किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। गांव भर में सिर्फ एक डॉक्टर था। कलन उसे ही बुलाने के लिए चल दिया।